नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि रूस के कोस्त्रोमा शहर में एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना के सिलसिले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोस्त्रोमा शहर की पुलिस ने बताया कि घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्ति को जांचकर्ताओं को सौंप दिया गया है। पॉलीगोन नाइट क्लब और रेस्तरां में लगी आग ने 3500 वर्ग मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। वहीं आपको बता दें कि रूसी आपात मंत्रालय के अनुसार इमारत से 250 लोगों को बाहर निकाला गया है और पुलिस के बयान के मुताबिक सघन खोज अभियान के बाद पुलिस ने गैरकानूनी कृत्य के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसे ही लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। इसे पूछताछ के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और आपको बता दें कि यह आग पॉलीगोन क्लब में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 2:30 बजे शुरू हुई। इसके बाद इमारत में 250 लोगों को निकाला गया और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बड़े केमिकल प्लांट, रेस्टोरेंट, डिपो और डिफेंस रिसर्च की जगह पर भी आग लगने और धमाके होने की घटना हुई है। रूस ने इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है कि इन रहस्यमयी आग की घटनाओं के पीछे कारण क्या है। और हम आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि इस साल जुलाई के आखिर में ही रूस की राजधानी मॉस्को के एक होटल में आग लग जाने से 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूस की राजधानी मॉस्को के सिंदूर दक्षिण पूर्व हिस्से में बहुमंजिला भवन में स्थित इस होटल में आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि खिड़कियों पर लगी सलाखों की वजह से लोग उनसे खिड़कियों से निकलने में सफल रहे और उनकी इस हादसे में जान चली गई। वैसे आग की वजह का पता नहीं चल पाया था। आपको बता दें कि शादियों में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्पेन में एक शादी में हुए झगड़े के बाद खून खराबा हो गया। रविवार सुबह हुई इस घटना में 4 लोग मारे गए और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सिरफिरे झगड़े के बाद शादी में आए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। स्पेन की नेशनल पुलिस ने AFP को बताया कि पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और चौथे की तलाश जारी है। यह झगड़ा मैड्रिड से उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां में हो रही शादी में हुआ। झगड़े के बाद शादी में आए मेहमानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई और फिर भाग गए। मैड्रिड इमरजेंसी सर्विस के हेड क्लारेस पोलो ने कहा कि जब हम मौके पर पहुंचे तो 4 लोगों की मौके पर ही हड्डियां टूटने से मौत हो गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में इस्तेमाल में लाई गई संदिग्ध गाड़ी को घटनास्थल से 50 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा गया और इसमें मौजूद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि मीडिया ने इन तीनों की बाप और उसके 2 बच्चों के तौर पर पहचान की है और वहीं पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में शामिल चौथे संदिग्ध की पहचान कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि ब्रिटेन की यह घटना एक जिम्सी की शादी में हुई और इसमें 8 लोग घायल हुए। साथ ही आउटलेट के अनुसार घटनास्थल पर कुल 22 हेल्थ टीम पहुंची, जिनमें साइकोलॉजिस्ट भी शामिल थे। उन्होंने परिवार के कई लोगों का इलाज किया। तो वहीं इस घटना की जांच नेशनल पुलिस के एजेंट्स और होमिसाइड ग्रुप के साइंटिफिक पुलिस ब्रिगेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद अपराधी सुखेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक और पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ CBI जांच का अनुरोध किया है और उन आरोपों को दोहराया है जिन्हें पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सुखेश चंद्रशेखर ने नए पत्र में तत्कालीन CBI जांच का आह्वान करते हुए लिखा, दबाव बहुत अधिक हो रहा है और आपके बारे में सच्चाई सामने आने से पहले कोई अनुचित घटना हो सकती है। वहीं सुखेश चंद्र का आरोप है कि उसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल द्वारा धमकाया जा रहा है। आरोप लगने के कुछ दिनों बाद जेल के प्रमुख पुलिस अधिकारी को पद से हटा दिया गया। चंद्रशेखर का दावा है कि मीडिया में मेरी आखिरी अर्जी जारी होने के बाद 2 दिनों से मुझे जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन और DG जेल संदीप गोयल की ओर से गंभीर धमकियां मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल ने चंद्रशेखर के आप को करोड़ों का भुगतान करने के आश्चर्यजनक दावों को खारिज कर दिया था। सुखेश चंद्र ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को उन्होंने 10 करोड़ सुरक्षा धन के रूप में दिए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को पूरी तरह से काल्पनिक बताते हुए कहा था कि गुजरात चुनाव और मोरवी पुल हादसे से ध्यान हटाने का यह एक प्रयास है। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने आपको 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया था
उन्हें दक्षिण में एक महत्वपूर्ण पार्टी और पद राज्यसभा के नामांकन का वादा किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्येंद्र जैन उनसे मिलने कई बार तिहाड़ जेल गए थे और हर महीने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 7 नवंबर की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले में फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने सुनवाई में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी सवाल पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या EWS आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 दिसंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थी और EWS कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। वहीं आपको बता दें कि पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला M द्विवेदी और न्यायमूर्ति JV पारदीवाला भी शामिल थे और तमिलनाडु की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाड़े ने EWS कोटा का विरोध करते हुए कहा था कि आर्थिक मानदंड वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता और शीर्ष अदालत को इंदिरा साहनी मंडल फैसले पर फिर से विचार करना होगा यदि वह इस आरक्षण को बनाए रखने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी ओर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने संशोधन का पुरजोर बचाव करते हुए कहा था कि इसके तहत प्रदान किया जाएगा आरक्षण अलग है तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए 50% कोटा से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया। उन्होंने कहा था कि इसके लिए संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। तो वहीं शीर्ष अदालत ने 40 याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित अभियान द्वारा 2019 में दायर की गई प्रमुख याचिका सहित लगभग सभी याचिकाओं में संविधान संशोधन 103वां अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने एक फैसले के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत से EWS कोटा कानून को चुनौती देने वाले लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए कुछ याचिकाएं दायर की थी। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम दाखिले और सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।